Yes guys, so in the last lecture we have discussed about the section 8 company in detail. अभी आगे बढ़ते हैं, डोरमेंट कंपनी के बारे में देखते हैं गाइस. डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो आज अपन डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द निधि कंपनीज एज वेल, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट. ये तीनों चीजों के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, समझना गाइस, वो बात ही करता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक को फाइनेंस देने के लिए बनी है. जैसे कि हम बात करेगा इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, नाम तो सुना ही होगा, राइट. आपके घर में सबके पास ऑलमोस्ट इसकी पॉलिसी भी होगी, LIC, ठीक है. सो यस गाइस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के तहत ये इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, राइट. सो ये कंपनी भी जो है गाइस, इसको हम IDFC बोलेंगे, IDFC लिमिटेड. इस कंपनी का भी काम जो है गाइस वो लोगों से पैसा लेना देना है, राइट. फाइनेंस कंपनी है. स्पेसिफाइड कंपनी जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने वहां पे रेफर किया है, डिफाइन किया है. UTI के अंदर जो कंपनियां रजिस्टर्ड है गाइस. इंस्टीट्यूशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन की है गाइस अंडर सेक्शन 4A2 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, जो अभी रिपील्ड हो गया 465 के अंदर. मतलब कि ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. सो वो भी वहां पे आ जाएगा. सच अदर इंस्टीट्यूशंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. सो इतने लोग हैं गाइस जो वहां पे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं. अभी इसका मतलब तो बताइए सर, ये तो एग्जांपल ही सीधा देख लिया कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, ठीक है. सो अभी अगर इसका मतलब देखने के लिए जाएंगे ना गाइस, तो ये रहा, नो इंस्टीट्यूशन शैल बी सो नोटिफाइड unless it has been established or constituted by or under central or the state act other than these act or the previous company law. समझना है गाइस, ये जो कंपनियां होगी गाइस वो एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रीरिक्विजिट्स है गाइस. देन उसके बाद नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, एटलीस्ट 51% शेयर कैपिटल has been held by central और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट. ये उसकी दूसरी कंडीशन है. अगर आपको एज अ PFI नोटिफाइड होना है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इसने बोला एटलीस्ट 51% paid up held by central or state government, राइट. या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी अगर एक से ज्यादा हेल्ड करती है तो उसको भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम डेफिनेटली कवर कर सकते हैं, राइट. सो इफ यू कैन सी गाइस, LIC है तो LIC का तो अभी IPO भी आने वाला है, ठीक है. सो LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, IDFC लिमिटेड, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ठीक है. कोई UTI के अंदर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राइट, उसके अंदर जो कंपनियां स्पेसिफाइड है, इंस्टीट्यूशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो RBI की कंसल्टेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ठीक है. तो उसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे, बिकॉज ये फाइनेंस का काम करती है, पैसा लेने का एंड देने का काम यहाँ पे डेफिनेटली चलता है.
बट ऐसी कंपनीज को तभी पीएफआई बोला जाएगा जब ये सारी कंपनियां ये दो कंडीशंस फुलफिल करे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कंपनी है, कंपनी फॉर्म में वो होना जरूरी है। एंड दूसरा एटलीस्ट 51% शेयर जो है गाइस वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास वहां पे होने चाहिए, तो उसको हम वहां पे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं। ठीक है, इसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर बोलना है, दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स जो आपको वहां पे कंप्लाई करना पड़ेगा। वेरी क्लियर गाइस? ठीक है, आगे बढ़ता है। दूसरा एक कंपनी है गाइस अपने पास, निधि की कंपनी। ओहो, निधि की कंपनी? ना ना सर, निधि कंपनी है, निधि की कंपनी नहीं है। ठीक है, सो देयर इज अ डाउट फ्रॉम जसवंत। यस बट आईडीएफसी लिमिटेड बैंक भी है और फाइनेंस कंपनी भी है, दोनों चीजें। निधि की कंपनी गाइस, अभी निधि की कंपनी जो है, राइट, मतलब कि निधि कंपनी वो कौन सी कंपनियां है? अभी आप लोग ने है ना ऐसा सुना होगा कि आपकी मम्मा या सिस्टर, राइट, या कोई बड़ा है घर पे, तो वो छोटी छोटी अमाउंट में सेविंग्स करता है। इधर वो लोग पोस्ट में जाके पैसा डालते हैं, या कहीं पे ना वीसी चल रही है, वीसी, राइट, गुजराती में है ना वीसी कहवाय। सो वहां पे जाके वो लोग छोटी छोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर अगर उनको बड़ा अमाउंट चाहिए, राइट, तो वहां से वो एक साथ निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जो होती है ना गाइस, उसको निधि कंपनी बोलता है। निधि कंपनी क्या करती है पता है? ये वैसे एक्टिविटी तो बैंक जैसी ही कर रही है, बिकॉज ये पैसा लेती है और पैसा देती है, बट निधि कंपनी की एक खासियत है, ये सिर्फ अपने जो मेंबर्स है, ये मेंबर्स से ही पैसा लेती है एंड सिर्फ अपने मेंबर्स को ही पैसा देती है। ये आम जनता को या पूरी पब्लिक को पैसा लेन देन नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो कंपनी बनी है उसको कानून बोलता है गाइस निधि कंपनी। सेक्शन 406 इसके साथ डील करता है। वैसे ये कंसेप्ट सीए फाइनल के अंदर आएगा डिटेल्ड में, अभी सिर्फ इसका डेफिनेशन आया है कि निधि और म्यूचुअल बेनिफिट जो सोसाइटी है, उसका मतलब ये होता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट उस कंपनी को अगर निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी डिक्लेयर करती है। बट उसका मीनिंग मैंने बताया, एक ऐसी कंपनी जो अपने मेंबर्स से ही पैसा लेती है एंड अपने मेंबर्स को ही पैसा देती है। समझना, एक ऐसी कंपनी जो अपने मेंबर्स से ही पैसा लेती है एंड अपने मेंबर्स को ही पैसा देती है, तो उसको वहां पे क्या बोला जाएगा गाइस? निधि कंपनी बोला जाएगा। राइट, मैंने आपको उसका मीनिंग भी बता दिया सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। यस गाइस, तो ये बात हुई निधि कंपनी एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी अपन स्टार्ट करते हैं डोरमेंट कंपनी, बट बिफोर दैट आई एम अलाउइंग यू कि अगर आपके कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। इन दिस टू कंपनीज इफ यू हैव एनी डाउट सो डेफिनेटली कैन आस्क। डोरमेंट कंपनी, अभी डोरमेंट कंपनी का मतलब बहुत सिंपल है गाइस, जो कंपनी बनी तो थी, चालू तो हो गई थी, बट लेटर ऑन इस कंपनी का बिजनेस नहीं चला और कंपनी के पास कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो बहुत टाइम से बंद पड़ी है या वो सोच रही है कि मैं अपने आप को बंद कर दूं, उस कंपनी को डोरमेंट कंपनी बोला जाता है। आई रिपीट, कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट तो हो गई थी, बिजनेस करने के लिए ही हुई थी, बट बिजनेस ही नहीं है यार। जैसे कि कोविड में बहुत सारी कंपनियां डोरमेंट हो जाएगी। डोरमेंट का मतलब ही होता है कि वो कंपनियां अभी वैसे बंद, बाइंडिंग अप हो जाए तो बंद हो जाती है, बट उसका सिर्फ बिजनेस बंद हुआ है और वो कभी भी चालू भी हो सकता है। राइट, वो कंपनी परमानेंटली बंद नहीं हुई है, उसको वहां पे डोरमेंट कंपनी बोला जाता है। अभी ये देखिए, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कंपनी बनी है, रजिस्टर्ड हुई है इस एक्ट के अंडर फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। समझना, एक ऐसी कंपनी के जिसके कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, इस कंपनी के
कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, समझना, जो रजिस्टर्ड हुई है इस एक्ट के तहत, बट वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हुई है रजिस्टर्ड, या फिर वो कोई असेट्स हेल्ड करने के लिए रजिस्टर्ड हुई है, सच अ कंपनी, ये कंपनी, या फिर ऐसी कंपनी जो इनएक्टिव कंपनी है। अभी ये कंपनी तो बन गई है बट फिलहाल अभी वो एक्टिव नहीं हुई है, इनएक्टिव कंपनी है। मैं मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार as may be prescribed for obtaining the status of dormant company। अभी क्वेश्चन ये आएगा, सर ये लोग क्यों अपने आप को डोरमेंट कंपनी बना रहे हैं? ठीक है, अगर आपकी कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट मतलब कोई महत्वનું अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन જ નથી, महत्व, that is what the significant, otherwise તમારી જે કંપની છે એ બંધ હાલતમાં છે, इनएक्टिव कंपनी છે, राइट? तो वो कंपनियां, ऐसी कंपनियां हैं जो एसएटी नहीं है, इनएक्टिव कंपनी है, ऐसी कंपनीज क्या करेगी? सो दिस टाइप ऑफ कंपनी मेक द एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार कि भैया हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको एप्लीकेशन कर रहे हैं कि आप हमको कौन सा स्टेटस दे दो, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपकी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चालू रहेगी बट डोरमेंट स्थिति में रहेगी, और आपको डोरमेंट कंपनी को गाइस कंपैरेटिवली कम कंप्लायंस करने पड़ता है, समझना, डोरमेंट कंपनी को कंपैरेटिवली जो कंप्लायंस है वो कम करने पड़ते हैं। अगर आपकी कंपनी नॉर्मल कंपनी है, डोरमेंट नहीं है, तो आपके कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको कम कंप्लायंस करने पड़ रहे हैं, राइट, वैसे भी बिजनेस नहीं है, कितना खर्चा करेंगे हम, तो इसीलिए आपकी कंपनी को स्टेटस मिलता है डोरमेंट कंपनी का, समझना गाइस। वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आपको तभी मिलेगा कि जब आपकी कंपनी इनएक्टिव कंपनी बन चुकी है, या फिर आपकी कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। अभी व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट એટલે મહત્વના અકાઉન્ટિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એ કંપનીમાં નથી, નાના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે बट महत्वना नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है, मतलब कंपनी में कोई सेल नहीं हो रहा है, कंपनी में कोई परचेज नहीं हो रहा है, कंपनी में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, कंपनी किसी को सैलरी नहीं देती, ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस ही नहीं है। यू गेटिंग दिस? कंपनी चलाने के लिए तो ये सब जरूरी है, बट कंपनी में ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस महत्व के है ही नहीं, छोटे छोटे, जैसे कि कंपनी ने ऑफिस भाड़े रखी है ना, तो बस कंपनी का मेंटेनेंस खर्चा आता है, समझना। ये चौथा पॉइंट पढ़िए गाइस। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि आप पेमेंट कर रहे हो मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड। अभी आपने कंपनी खोली है तो कंपनी के अंदर, कंपनी खोली है तो कंपनी का ऑफिस तो होगा ना, उसका रेंट तो पे करना पड़ेगा, उसको साफ सफाई तो रोज कांताबाई आएगी, साफ सफाई तो करेगी ना, तो वो वाले खर्चे आप कर रहे हैं, समझ रहा, ठीक है। सो उसको क्या ये इंपॉर्टेंट, इससे कंपनी चलती है? नहीं ना, वो तो आपका ऑफिस चलाने के लिए खर्चा आपको करना पड़ेगा। सो कानून ने बोला एसएटी का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन फॉलोइंग, मतलब दिस इज नॉट एसएटी ट्रांजैक्शंस। अगर इसके अलावा अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया ना, मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, राइट, कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें आपको, ये 4 के अलावा जो ये नंबर 1 2 3 4 लिखा है, इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो कंपनी में, तो आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, ऐसा बोला जाएगा। एंड अगर आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुआ ना, तो आप डोरमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डोरमेंट के लिए क्या करना है गाइस? आपको अप्लाई करना है। ये देखिए, ये कंडीशन क्या लिखा है मैंने, नो एसएटी, एसएटी नहीं होगा तो ही आप डोरमेंट के लिए अप्लाई कर पाओगे, अगर एसएटी होगा तो डोरमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एसएटी? तो कानून ने बोला ये 4 के अलावा कोई सा भी ट्रांजैक्शन आप करते हो तो आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है, ऐसा बोला जाएगा। सिंपल एज दैट। अभी ये 4 समझ लें, ये 4 होगा तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, तो आप डोरमेंट के लिए अप्लाई। ये 4 के अलावा अगर कोई सा भी ट्रांजैक्शन हुआ तो आपके कंपनी के अंदर एसएटी है, एंड एसएटी है तो आप क्या नहीं कर सकते, डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज डोरमेंट का मतलब ही होता है कि कंपनी में कई बिजनेस ज નથી, सो તમે અમને ડોરમેન્ટ નું સ્ટેટસ આપી દો, એવું આપણે આરઓસી ને કહીએ છીએ।
આરઓસી શું કહેશે, ભાઈ લાવો મને ચેક કરવા દે તારી કંપનીમાં કેટલા કેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે. સો આ જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ તો બધી કંપનીમાં થાય જ, એમાં કઈ વાંધો નથી. थोड़ा और लग रहा है ना मैं गुजराती बोल रहा हूँ, ठीक है, बट મને આવડે જ છે. यस गाइस, अगर આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય તો ડેફિનેટલી ચાલે, રાઈટ. બટ આ ચાર સિવાય અગર કોઈ પાંચમું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે અલગથી, આના સિવાયનું કોઈ, तो आरओसी तुमने डोरमेंट નું स्टेटस नहीं आता है. सिंपल, ठीक है गाइस. सो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस है, अभी आप नॉर्मल कंपनी हो, डोरमेंट कंपनी हो, तो ऑब्वियसली आपको थोड़े बहुत तो कंप्लायंस करना ही है. आप आरओसी का फीस पे करोगे, तो आरओसी का फीस पे कर रहे हो तो उसको सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं बोला जाएगा. आप किसी अदर लॉ की कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, जैसे आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया, अभी नील तो नील, इनकम टैक्स का रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, ठीक है. वो कैसे चलेगा कि आपने विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न, राइट, डोरमेंट कंपनी को भी फाइल करना पड़ता है. या फिर आपने कोई शेयर्स अलॉट किया है किसी शेयर होल्डर को एंड सामने आपने पैसा मंगवाया है, राइट, तो ये भी आप वहां पे डेफिनेटली कर सकते हो. सो आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो, आरओसी का फीस पे कर सकते हो, किसी अदर लॉ की अगर कोई रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट आ गई, या फिर कोई लेबर लॉ की रिक्वायरमेंट आ गई, फैक्ट्री चला रही है आपकी तो फैक्ट्रीज एक्ट की रिक्वायरमेंट आ गई, राइट. सो वो आप कर सकते हो, शेयर्स अलॉट कर सकते हो. एंड आप ऑफिस या फिर किसी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो. Now what do you mean by inactive company? So इसमें भी ये definition है guys. Inactive company बहुत simple है, a company which has not been carrying on business or operation. कंपनी में कोई बिजनेस नहीं, कंपनी में कोई ऑपरेशन, और company has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year. Last 2 years थी कंपनी में कोई एसेटी नहीं, नो एसेटी इन द लास्ट 2 years. છેલ્લા 2 વર્ષમાં તમારી કંપનીમાં કોઈ પણ સિગ્નિફિકન્ટ અકાઉન્ટિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી, or has not filed financial statement or annual return during the last 2 financial year. છેલ્લા 2 વર્ષમાં તમે આરઓસી જોડે જે એન્યુઅલ રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું હોય અને જે બેલેન્સ શીટ એટલે કે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ફાઇલ કરવાની હોય એ તમે ફાઇલ જ નથી કરી, રાઈટ, तो તમારી કંપનીને ઇનએક્ટિવ કંપની ગણવામાં આવશે. फिर से नो बिजनेस, नो ऑपरेशन, नो एसेट इन द लास्ट 2 years एंड नॉट फाइल्ड एआर मतलब एनुअल रिटर्न, एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द लास्ट 2 years. 2 વર્ષમાં તમે કઈ ફાઇલ જ નથી કરી तो तुम्हारी कंपनी શું થઈ જશે, इनएक्टिव. अभी कानून क्या बोल रहा है कि अगर आपकी कंपनी में कोई एसेट ही नहीं है या फिर आपकी कंपनी इनएक्टिव कंपनी हो गई है तो आप आरओसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो. आरओसी आपको क्या बना देगा, डोरमेंट कंपनी बना देगा. एंड फिर से जब आपका बिजनेस चालू हो जाए, समझना गाइस, जब आपका बिजनेस क्या हो जाए, चालू हो जाए, फिर से आप डोरमेंट से क्या बन जाना, एक्टिव कंपनी बन जाना. इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है. सो डोरमेंट टू एक्टिव, एक्टिव टू डोरमेंट आप वहां पे कर सकते हो. फिफ्थ टॉपिक आपका गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल. जो बात करता है, बहुत सारे टाइप की कैपिटल होती है गाइस, समझना, बहुत सारे टाइप की कैपिटल होती है, बट
कोई भी कैपिटल इश्यू करने से पहले आपके पास ऑथोरिटी होनी चाहिए, और इसीलिए वहां पे क्लॉज है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। दो टाइप का कैपिटल होता है ना गाइस, एक ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, एंड आपके पास जितना ऑथोरिटी होगा उतने ही शेयर्स आप वहां पे इश्यू कर पाओगे, एंड इसीलिए ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से ज्यादा कभी भी इश्यूड कैपिटल नहीं हो सकता। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल पिक्चर में आता है। जितना आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल होगा उसके बेसिस पे आप शेयर्स इश्यू करोगे। जैसे ही आप शेयर्स इश्यू करोगे, लोग आपकी कंपनी के अंदर सब्सक्राइब करेंगे, बट आपका जो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, इट मे बी पॉसिबल कि अगर लोगों ने आपकी कंपनी के अंदर ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, राइट, तो वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। अगर वो ओवर सब्सक्राइब्ड है तो आपको जो एक्सेस अमाउंट है वो आपको वापस करना पड़ेगा, एंड आप सिर्फ उतने ही शेयर्स इश्यू कर पाओगे जितना आपने कैपिटल इश्यू किया है। फॉर एन एग्जांपल अभी जोमेटो का पब्लिक इश्यू आ रहा है। जोमेटो की ऑथोराइज शेयर कैपिटल 15,000 करोड़ रुपए की है, उसमें से उन्होंने 9,500 करोड़ इश्यू किए हैं और लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि हे शेयर होल्डर, अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी थोड़े दिन के बाद पता चलेगा कि लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया। फॉर एन एग्जांपल कि लोगों को जोमेटो कंपनी बहुत अच्छी लगती थी और उन्होंने सब्सक्रिप्शन करने में वहां पे कुछ आगे पीछे देखा ही नहीं, एंड दे हैव इन्वेस्टेड फॉर 16,000 करोड़। सपोज 16,000 करोड़ रुपए का इसका पब्लिक इश्यू सब्सक्राइब हुआ, तो क्या हम 16,000 करोड़ रख सकते हैं? द आंसर इज नो। लोगों ने तो सब्सक्राइब किया बट ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। हम 9,500 करोड़ से जो हमने इश्यू किया है उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ये 16,000 में से हमको बाकी का अमाउंट वापस कर देना पड़ेगा जितना भी ओवर सब्सक्राइब हुआ है, एंड वी कैन कीप ओनली 9,500 करोड़ रुपीस। सो हम यहाँ पे 6,500 करोड़, इसके पता है कभी कभी ऐसा कोई बोलता है यार मैं तो आईपीओ भरे हो तो बट मैंने तो लाग्यो नहीं, समझना, मैं तो आईपीओ भरे हो तो बट मैंने लाग्यो नहीं। उसका मतलब क्या कि उसके शेयर्स को कंसीडर नहीं किया गया, वो ओवर सब्सक्रिप्शन में चला गया, तो उसको क्या मिल गया गाइस? रिफंड मिल गया। जो भी उसने शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उसको रिफंड मिल गया। क्यों? बिकॉज शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं, राइट। तो ऐसे करके अभी सब्सक्राइब कैपिटल भले 16,000 करोड़ हुई, बट आप उसको सारी की सारी कैपिटल को शेयर्स नहीं दे सकते। जो जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, फिर आप उस हिसाब से कॉल मनी मंगवाओगे। अगर आपने पूरा का पूरा एक साथ मंगवा दिया है तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल भी उतना ही हो जाएगा जितना आपका इश्यूड कैपिटल था, राइट। बट अगर आपने पार्ट पेमेंट में मंगवाया है, पार्टली पेड अप शेयर्स है, तो उस हिसाब से जितने अमाउंट पे होगी तो वो आपका पेड अप कैपिटल कंसीडर हो जाएगा। सो कुछ इस हिसाब से सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद वहां पे जैसे ही सब्सक्राइब कैपिटल हो जाए फिर आपका वहां पे कॉल्ड अप कैपिटल होता है, एंड देन जितने वो लोग पे करे उस हिसाब से आपका पेड अप कैपिटल होता है। बट जनरली अभी सिनेरियो कुछ ऐसा ही होता है कि सपोज आपने जो इश्यू किया है वो लेट्स से कि आपने 9,500 शेयर्स इश्यू किए हैं और एक शेयर की प्राइस 1 करोड़ रुपए की है। ये अपन थोड़ी सी बड़ी अमाउंट रखते हैं, एक शेयर की प्राइस 1 करोड़ रुपए की है, राइट। तो अभी अगर आपने कॉल मनी ऐसा बोला कि चलो भाई एक काम करो, आप लोग अभी पार्टली पेड अप शेयर्स ही, ठीक है, अपन थोड़ा सा उल्टा कर देते कि सपोज यहाँ पे 95 करोड़ शेयर्स है एंड 100 रुपए का प्राइस है। तो इस केस के अंदर
आपने 95 करोड़ शेयर्स तो आ गए, बट सपोज आपने कॉल किया कि चलो आप लोग को 40 रुपया ही पे करने का, तो आपका शेयर्स पार्टली पेड अप हो जाएगा, राइट। तो आपने कॉल्ड अप अमाउंट कितनी होगी, जितना आपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट कॉल किया है उतना, ठीक है। सो 95 करोड़ इंटू 40, ये आपका कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। अभी आपने जो शेयर्स इश्यू किए थे कॉल्ड अप भी कर दिया, बट 95 करोड़ में से 94 करोड़ ने ही पैसा दिया है। 94 करोड़ शेयर होल्डर ने ही पैसा दिया है, 1 करोड़ लोग ने नहीं दिया है, समझना। सो अगर 1 करोड़ ने नहीं दिया है ना, तो वो फिर आप क्या कर सकते हो गाइस, फोरफीचर, जब्ती, राइट। अब फोरफीचर कर सकते हो बिकॉज उन्होंने क्या नहीं किया, कॉल मनी मंगवाई बट पैसा पे नहीं किया, समझो, राइट। तो पेड अप का अमाउंट कितना होता है कि जितना शेयर्स उन्होंने वहां पे कॉल्ड अप आपने किया था, उसमें से जितने लोगों ने पैसा पे किया उतना पेड अप। बट अभी ऐसा मार्केट में सिनेरियो नहीं है। अभी तो क्या होता है, पहले से स्टार्टिंग से ही वो लोग क्या कर देते हैं गाइस, फुल्ली पेड अप शेयर्स ही इश्यू करते हैं जनरली। अभी कंपनियां क्या करती है गाइस, फुल्ली पेड अप शेयर्स ही इश्यू करती है, तो ये सब वहां पे इश्यू नहीं आता है, दिक्कत नहीं आता। हेलो सर, जस्ट अ मिनट बेटा, आई हैव नॉट अलाउड यू टू स्पीक, प्लीज कोऑपरेट। यस गाइस, सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल की बात करें ना, तो इस हिसाब से टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स की कैपिटल होती है, जैसे कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ये 3 रहेगी, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपकी ज्यादा हो सकती है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 15,000 का ऑथोरिटी है और आपने इश्यू ही कर दिया 22,000, नहीं, उसके लिए आपको पहले ऑथोरिटी बढ़ानी पड़ेगी। ऑथोराइज कैपिटल आप जैसे ही बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आप वहां पे ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो। यस गाइस, सो यहाँ पे लिखा हुआ है द टर्म कैपिटल हैज वैरायटी ऑफ मीनिंग, इट मींस वन थिंग टू इकोनॉमिस्ट, अनदर टू अकाउंटेंट एंड स्टिल अनदर टू बिजनेसमैन एंड लॉयर। मतलब कि सबके लिए अपना अपना मीनिंग है। हम कैपिटल की बात करें, इकोनॉमिस्ट के लिए कैपिटल का कुछ अलग मीनिंग होता है, अकाउंटेंट के लिए अलग, बिजनेसमैन के लिए या लॉयर के लिए अलग होता है। इन रिलेशन टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, द वर्ड कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल, समझना। कैपिटल का मतलब यहाँ पे इसने बताया कि भैया कैपिटल मतलब जो शेयर्स की कैपिटल होती है उस कैपिटल की हम वहां पे बात करते हैं। दैट इज द कैपिटल और द फिगर in items of so many rupees divided into shares of the fixed amount. In other words, the contribution of the person to the common stock of the company that form the capital of the company. मतलब के 95 करोड़ लोगों ने मिलके 100 रुपए दिए कंपनी को, तब जाके कंपनी का कैपिटल 9500 करोड़ रुपीस बना। तो ये जो लोग ने 100 रुपया दिया है गाइस, वो उनका शेयर है, उनका पोर्शन जो उनकी ओनरशिप डिफाइन करता है, राइट। सो द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज शेयर्स। किसी के पास उस कंपनी के 2 लाख रुपए के शेयर्स पड़े हैं, क्यों, बिकॉज उसने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। किसी के पास उस कंपनी के 100 रुपए का शेयर पड़ा है, क्यों, बिकॉज सिर्फ उसने एक ही शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो वो 100 रुपए का उस कंपनी का मालिक हो जाता है। जिसके पास 2 लाख का है वो उस कंपनी का 2 लाख रुपए का मालिक हो जाता है। A share is not a sum of money, it is rather an interest measured by a sum of money and made up of the various rights that contain in the contract, right? शेयर्स का मतलब ये नहीं कि उतना पैसा है आपके पास, शेयर्स का मतलब है कि इतना आपके पास ओनरशिप है, राइट। तो उसको उस हिसाब से डिफाइन किया जाता है। अभी गाइस एक एक कैपिटल अपन पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया ऑथोराइज शेयर कैपिटल, राइट। सो अभी ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, सो यहाँ पे इसने बोला कि देखिए भैया, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है this form of capital has been defined under section 2 subsection 8 of the Companies Act 2013. Authorized share capital or authorized capital means such capital as is authorized by the memorandum of the company. अभी गाइस है ना, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, समझना मेरी बात, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर टोटल 6 क्लॉज होते हैं, और उसमें से जो 5वां क्लॉज होता है ना, ये कैपिटल क्लॉज होता है।
ये मैं आपको मेमोरेंडम वाले चैप्टर के अंदर मतलब टॉपिक के अंदर समझाऊंगा। बट ये जो 5वां क्लॉज होता है ना वो कैपिटल क्लॉज होता है। अभी इस कैपिटल क्लॉज के अंदर जो कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है ना, उसके बारे में लिखा हुआ होता है। समझना, जो कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है उसके बारे में उसके अंदर लिखा हुआ होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं गाइस, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं, राइट। तो ये मेमोरेंडम जब जब आप ऑथोराइज कैपिटल के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो ना, तो आपको मेमोरेंडम को अमेंड करना पड़ेगा। जैसे कि 15,000 करोड़ की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, अब इसको 20,000 करोड़ करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ये मेमोरेंडम के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। जैसे मेमोरेंडम के अंदर और भी क्लॉज होते हैं। सबसे पहला नेम क्लॉज होता है मेमोरेंडम का, फिर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, फिर उसका किस पर्पस के लिए कंपनी बनी है तो उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, फिर एक मैंने आपको पढ़ा है ये लायबिलिटी क्लॉज, ठीक है। आपको कैसे पता चलता है कि ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड, तो आपको कोई भी कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है ना, उसका गाइस चौथा क्लॉज देखने का, उसमें लिखा हुआ होगा कि कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब कुछ चौथे क्लॉज के। आपको कोई भी हर एक कंपनी का मेमोरेंडम होता ही है, तो आपको वो कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर पता चल जाएगा कि ये कंपनी का क्लॉज कौन सा है, राइट। सो यहाँ पे लायबिलिटी क्लॉज होता है एंड देन उसके बाद कैपिटल क्लॉज भी होता है। सो कैपिटल क्लॉज में पेड अप कैपिटल लिखी हुई होती है, नो नो, कौन सी कैपिटल लिखी हुई होती है गाइस, ऑथोराइज कैपिटल लिखी हुई होती है, इसीलिए यहाँ पे बोला ऑथोराइज कैपिटल, या उसका दूसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल भी है, उसका तीसरा नाम नॉमिनल कैपिटल भी है। उसका मतलब ये होता है कैपिटल विच इज ऑथोराइज्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट, टू बी मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम शेयर कैपिटल हो गया। ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा आपका पेड अप कैपिटल नहीं हो सकता। Thus, it is the sum which is stated in the memorandum as the capital of the company with which it is to be registered, कि जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, and being the maximum amount which is authorized by raised issue of shares। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आपके पास जितना ऑथोराइज कैपिटल होगा उससे ज्यादा आप इश्यू नहीं लेके आ सकते। ऑथोराइज कैपिटल 1000 करोड़ का है और आप 4000 करोड़ का इश्यू लेके आ सकते हो? द आंसर इज नो गाइस, आप नहीं लेके आ सकते, राइट। वो मैक्सिमम आप उतना ही कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना होता है ना गाइस, तो ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। जैसे आप कोई घर लेते हो और दस्तावेज करवाते हो, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो ना, ठीक वैसे ही गाइस ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे आपको क्या पे करना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, राइट। स्टैम्प ड्यूटी के बिना आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल नहीं बढ़ सकती। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, विच इज ऑथोराइज्ड बाय द शेयर्स upon which it pays stamp duty. It is usually fixed at the amount which is estimated the company will need, including the working capital and the reserve capital if paid. ये एक फिक्स अमाउंट पे होता है गाइस, जो कंपनी का एस्टिमेशन है कि कंपनी को इतने पैसों की जरूरत बार बार पड़ सकती है, उस हिसाब से इसको फिक्स किया गया होता है। यस गाइस, इसमें किसी को कोई डाउट? ऑथोराइज शेयर कैपिटल हमने देखा कि भैया ऑथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर तो सुशील बेटा बैठ के लेक्चर अटेंड करो, सोते सोते लेक्चर अटेंड नहीं करते, विद्या कैसे आएगी बेटा? ईशान का डाउट है ऑथोराइज कैपिटल 1500 करोड़ है तो इश्यू 1500 करोड़ कर सकते हैं? डेफिनेटली यस बेटा, 15,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ यहाँ पे आप कर सकते हो, उसमें कोई मिन में जितनी अथॉरिटी है उतना तो कर ही सकते हो। 2 रुपए बचाना पड़ेगा, 10 रुपए बचाना पड़ेगा, ऐसा नहीं बेटा, उतना डेफिनेटली कर सकते हैं। इश्यूड कैपिटल गाइस, अभी जितने पास आपके पास अथॉरिटी है उतना आप इश्यू लेके आ सकते हो। मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यूज फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। It is a part of the authorized share capital which is offered by the company for subscription and includes the shares allotted for consideration other than cash। मतलब कि आप कैश के अलावा भी, मतलब आप तो शेयर होल्डर से पैसा लेते हो और आप उनको शेयर्स देते हो, बट अगर कंपनी ऐसा भी करना चाहे
कि हे शेयर होल्डर, आप पैसों की जगह पे हमको कोई अदर थिंग्स दे दो अदर देन कैश, एंड हम आपको शेयर्स देते हैं। तो वैसे भी आप शेयर्स अगर इशू करना चाहते हो तो कर सकते हो। शेड्यूल 3 वहां पे पिक्चर में आता है, कंपनीज एक्ट 2013 का, मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर अ कंपनी टू डिस्क्लोज इट्स इश्यूड कैपिटल इन द बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 है गाइस कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कंपलसरी बोलता है कि भैया आपको इश्यूड कैपिटल जो भी आपने इश्यू किया है वो आपको बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। मतलब कि जितने भी रुपए का आप इश्यू लेके आते हो गाइस, या प्राइवेट कंपनी जो नॉर्मल घर घर में ही शेयर्स इश्यू करती है, तो उसका इश्यूड कैपिटल वहां पे होगा, राइट। तो वो इश्यूड कैपिटल को वहां पे इश्यूड कैपिटल बोला जाएगा, वो आपको बैलेंस शीट के अंदर डेफिनेटली मेंशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद होता है गाइस सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपने इश्यू किया, अभी आप पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपने बहुत सारी जगह पे होर्डिंग्स और बोर्डिंग्स वगैरह सब कुछ देखा होगा, राइट। कोई भी कंपनी का अगर पब्लिक इश्यू आता है ना, तो वो वहां पे लगा देते हैं। तो अभी इस तरह से जो कंपनी का होर्डिंग्स बोर्डिंग्स लगा हुआ होता है, ठीक है, कि जिसमें कंपनियां उसको देख के पब्लिक उस कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। सो जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया कंपनी के पास, जो बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी के अंदर आईपीओ के लिए अप्लाई किया, सो कंपनी के पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट आता है उसका टोटल करे ना, तो उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। अभी जिसको शॉर्ट में समझना था वो अभी समझो, मैं बहुत लॉन्ग में समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में बोला सर शॉर्ट में समझा दो ना। शॉर्ट में क्या समझाओ बेटा, पूरा लॉन्ग समझो, डिटेल में समझो। 2 सबसेक्शन 86 ये बोलता है कि सब्सक्राइब कैपिटल एज सच द पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो सब्सक्राइब हुआ है, एंड सब्सक्राइब किसने किया है, बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने। इट इज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय द पब्लिक, जो शेयर्स पब्लिक ने लिए हैं, वेयर एनी नोटिस एडवर्टाइजमेंट or other official communication or business letter, bill head, later paper of the company states the authorized capital, the subscribed and the paid up capital, that must also be stated, right। आपको वो भी वहां पे मेंशन करना पड़ता है in the conspicuous characters। मतलब के जो वर्डिंग्स में आपने कहीं पे कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल लिखा है, वहां पे आपको कंपनी का इश्यूड कैपिटल भी लिखना पड़ेगा, आपको कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल भी लिखना पड़ेगा, एंड पेड अप कैपिटल भी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो आपने बड़े अक्षरों से लिख दिया, एंड देन सब्सक्राइब कैपिटल आप एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहे हो, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये पढ़िएगा सब। यस गाइस, रीड कीजिए इसको। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कंसिपियस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वली कंसिपियस। मतलब आपने सपोज इतने बड़े लेटर में ऐसा लिखा है कि कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल 15,000 करोड़ का है, और फिर आप छोटे अक्षर में लिख रहे हो कि कंपनी का पेड अप कैपिटल सिर्फ 500 रुपया है या 1000 रुपया है, तो ये नहीं चलेगा। कानून ने बोला जितने बड़े अक्षर से आप कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल लिखते हो, बिकॉज ये तो आप और मैं कॉमर्स के स्टूडेंट है तो हमको मालूम है कि ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, पेड अप क्या होता है, ठीक है। साइंस का बंदा होगा उसको क्या पता चलेगा, तो वो तो ये समझेगा ओहो ये कंपनी देखो कितनी बड़ी है, 15,000 करोड़। अरे 15,000 करोड़ तो ऑथोराइज कैपिटल, लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किए हैं, लोगों ने तो सिर्फ 500 रुपया 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो कंपनी की औकात पता चलेगी।
और आप छोटे से अक्षरों में तंबाकू खाना हानिकारक है ऐसे लिख दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा। यू गेटिंग दिस? इसीलिए कानून ने बोला इक्वली कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर, मतलब के जितने बड़े फॉन्ट में, जितने बड़े लेटर में आपने ऑथोराइज लिखा है, उतने ही बड़े लेटर में आपको पेड अप, सब्सक्राइब, सब कुछ उतने ही बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं गाइस? अ डिफॉल्ट इन दिस रिगार्ड, अगर आपने इसमें कोई भी डिफॉल्ट किया कंपनी के अंदर, तो जितने भी कंपनी के ऑफिसर है वो सबको 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक का पेनल्टी भरना पड़ सकता है। अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया तो 10,000 से 50,000 का पेनल्टी आपको डेफिनेटली वहां पे लगेगा। देन उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल आता है। आपने कितना पैसा मंगवाया ये सब आप 11th-12th में पढ़ के आएगा इस कि जो अमाउंट आपने अपने शेयर होल्डर से मंगवाई होगी उसको वहां पे कॉल्ड अप कैपिटल बोला जाएगा। सेक्शन 215 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द कॉल्ड अप कैपिटल एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर द पेमेंट एंड इट इज द टोटल अमाउंट जो सबने वहां पे कॉल, मतलब टोटल कंपनी ने कॉल किया है। ठीक है, सो कंपनी का कॉल्ड अप अमाउंट तो सबसे इक्वली मंगवाएंगे कंपनी, इससे 2 रुपया मंगवाया उससे 5, ऐसा नहीं होगा। पर सामने आप लोग ने कितना पेमेंट किया है, कितना पे किया है, कितना पेड किया है, उसको वहां पे पेड अप कैपिटल बोला जाएगा। सो दिस इज व्हाट द ऑल टाइप ऑफ कैपिटल।